Hi everyone, my name is Simran and welcome to my channel Scholars by Simran. आज हम करने जा रहे हैं past year paper solve business statistics का. This paper was by under BCom honors Guru Gobind Singh Indraprist IP University and term paper था जून 2014 का पेपर. इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, आपको कुछ ही क्वेश्चन करने होते हैं, बट वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस. तो पेपर देख के घबरा मत जाना कि ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए. एंड इस पेपर को जरूर कर लेना अपने एग्जाम से पहले. सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच फैक्ट्री पेज लार्जर अमाउंट एज डेली वेजेस. कौन सी फैक्ट्री डेली वेजेस में ज्यादा अमाउंट देती है. सिंपल सा पार्ट है. फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ वेज अर्नर आपको दिया हुआ है 250 फैक्ट्री ए का, 200 फैक्ट्री बी का. यानी नंबर ऑफ वेज अर्नर मतलब इतने इनके पास लेबरर हैं. और एवरेज डेली वेज जो सबको देते हैं वो दिया हुआ है 20 और 25. तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी. फैक्ट्री ए के लिए मेरा हो गया 250 इंटू 20, ये मेरा आ गया 5000. ठीक है. फैक्ट्री बी का भी ऐसे ही निकलेगा, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ वर्कर को एवरेज डेली वेज से मल्टीप्लाई करूंगी मैं. इसका भी आ गया 5000. ठीक है जी, दोनों का 5000 आ गया. अब पूछा है विच फैक्ट्री पेज लार्जर अमाउंट. तो दोनों ही फैक्ट्री 5000 पे कर रही हैं. सो बोथ आर पेइंग इक्वल अमाउंट. यू हैव टू राइट दिस इन द आंसर. सेकेंड इज व्हाट इज द एवरेज डेली वेज ऑफ वर्कर ऑफ टू फैक्ट्री. अगर इसको आप देखोगे आप तो बोलोगे तो दिया ही हुआ है, कुछ बच्चे तो यही लिखाते हैं आंसर में. तो इसमें आपको ये नहीं लिखना है. इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है कंबाइंड मीन, कंबाइंड एवरेज, दोनों फैक्ट्री का मिला के कंबाइंड एवरेज कितना आ रहा है. ठीक है. इसके लिए वी विल यूज द कंबाइंड मीन फॉर्मूला. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फटाफट करते हैं इसको भी. दिस पार्ट इज वेरी इजी. ये पार्ट आपका 4 मार्क्स के अंदर आया था. ये वाला पार्ट ए पार्ट है पूरा का पूरा. कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. यहाँ पे आपका n1 क्या है, नंबर ऑफ पीपल ऑफ वन. पहली फैक्ट्री में कितने लोग हैं. तो फैक्ट्री वन में कितने हैं, फैक्ट्री ए में 250 हैं. इसका मीन दिया हुआ है आपको कितना है 20 प्लस 200, इसमें कितने हैं 25. सेकेंड वाली का n2 मीन 2. दिस इज द मीन. 250 प्लस 200 आपका आ गया डिनोमिनेटर में. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका, अगर आपको ध्यान हो ये तो ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो. 5000 प्लस 5000 10,000 डिवाइडेड बाय 250 और 200 हो गया 450. तो ये आपका आ जाएगा 22.22. ये आंसर आपका. रुपीज दिया हुआ है रुपीज में लिख देना, कुछ नहीं दिया हुआ तो ऐसे ही छोड़ देना. आंसर आपके मैथ्स के अंदर डेसिमल पॉइंट 2 तक रहते हैं. ठीक है. इसको यहाँ तक नहीं सॉल्व करना. आपके पास कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है. तो ये डिवाइड करके एंड आंसर आपको लिखना है. ठीक है. ये क्वेश्चन यहाँ आपका खत्म होता है. दिस इज द कंबाइंड मीन फॉर्मूला. ध्यान से इसको देख लो कैसे सॉल्व करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका थ्योरी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का अगेन. What are the mathematical properties of arithmetic mean? Explain its advantages and disadvantages. तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने आपको पहले भी बताया था. सबकी इंपॉर्टेंट है. जो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन मोड, आपका हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, योर टेंडेंसीज ऑफ डेविएशन मेजर करते हो जिन चीजों से, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ऑल दोज थिंग्स. इनकी आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करनी है. ठीक है. तो मीन का आया है. मीन का तो सबसे पहले ही बच्चा लर्न करता है, तो ये आंसर तो आपको आना ही चाहिए. अगर अभी तक आपको ये आंसर नहीं आता है मीन्स आपकी तैयारी बहुत खराब है. सबसे पहले प्रॉपर्टीज कर लेते हैं.
सम ऑफ डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। यानी अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो किसी का, ये मेरी सपोज आइटम हो गई 5 6 7 9 3 आइटम्स हो गई। अगर मैं इसका मीन निकालती हूँ, इसका मीन आ रहा है, टोटल आ रहा है 30, सम आ रहा है 30 30/5 6 आ गया मीन। अगर मैं हर एक आइटम को माइनस कर रही हूँ मीन, x माइनस एक्स बार मैंने सारा लिख लिया। अगर इसका मैं समेशन करूंगी तो वो हमेशा जीरो आएगा, चाहे ये डिस्क्रीट वेरिएबल हो चाहे इंटरवल डेटा का हो। हमेशा डेविएशन अगर मैं लूंगी इंडिविजुअल आइटम से, मीन डेविएशन अगर मैं लूंगी, सम ऑफ डेविएशन जो होगा वो हमेशा जीरो आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी 1 ऑफ मीन। अगर आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो, 4 नंबर लेके दिखा दो, 5 लेके दिखा दो, ऐसे करके आप सॉल्व करके दिखा दो। अगर आपका नहीं मन करने का, कम मार्क्स में आया है तो आप कम में भी कर सकते हो। ये 4 नंबर में आया, अगर ये 10 नंबर में आता तो मैं इसको फुल डिटेल में सॉल्व करती। अगर 4 मार्क्स में आया तो आप इसको 1 लाइन तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू जीरो। समेशन का मतलब क्या होता है, इसको सम करना। x हमारा इंडिविजुअल आइटम हो गया, माइनस एक्स बार इज योर मीन, इट इज इक्वल टू जीरो। Now let's come to the second property. Second property है sum of the square of deviation। यहाँ पे आपने deviation करा था पिछले वाले में, अब ये बोल रहा है square of deviation from the arithmetic mean। तो पहले हमने करा था कि डेविएशन का जीरो होता है, अब क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, माने x माइनस एक्स बार का अगर हम होल स्क्वायर कर देंगे हर एक आइटम का, तो उसका जो हम सम करेंगे वो हमेशा मिनिमम आएगा। मिनिमम किससे? वो कह रहा है अगर आप कोई और नंबर लोगे एक्स बार की जगह, सपोज आपने 5 लिया, तो जो इसकी वैल्यू आएगी और जो इसकी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू हमेशा मिनिमम होगी। कोई रैंडम नंबर आप उठाते हो उससे कंपेयर करोगे तो, ठीक है। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, हमेशा मिनिमम होगा। क्या मिनिमम होगा? स्क्वायर। तो एग्जाम्पल भी करके दिखाया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। इजी एग्जाम्पल, अपने मन से भी कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो आप। Third, if the number of item and mean are known, total number of item can be obtained by multiplying the mean by number of item। ये तो सिंपल मीन के फॉर्मूले को ही टेढ़ा करके लिखा हुआ है, इसमें लर्न करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। If we add or delete an observation which is equal to mean, the arithmetic mean remain unaffected। मीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम मीन वाली ही ऑब्जर्वेशन माइनस या प्लस करेंगे तो। Arithmetic mean of 10 observation is 15, 11th observation value is 15, revised mean would be 15 only। कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। अगर मीन में आप कोई भी कांस्टेंट को ऐड कर रहे हो, सारे सारे एक्सेस में ऐड कर रहे हो, सपोज आपने एक्स लिया है, कुछ भी ले लिया, 0 1 2 3 कुछ भी ले लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने सब में 1 1 ऐड कर दिया, तो जो उसका मीन है, जो मीन पुराना वाला मीन है, उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सपोज आपका कोई डेटा है, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, सबको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो जो आपका मीन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। अगर सारी ऑब्जर्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। सारी ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट नंबर प्लस कर रहे हो तो मीन में भी वो प्लस हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट, ये जो +1 × 2 करा है मैंने, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें दो चीजें आ गई आपकी, एक तो प्लस वाली और एक आ गई मल्टीप्लाई वाली। Arithmetic mean is also multiplied by the same quantity. Arithmetic mean also increases or decreases by c. c is the constant. माइनस कर रहे हो तो arithmetic mean भी माइनस हो जाएगा। नंबर 6, इफ वी हैव, ये वाला जो है आपका कंबाइंड मीन का है। नंबर 6 प्रॉपर्टी है आपकी कंबाइंड मीन की। क्या कह रहा है ये? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बता रहा है ये कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन और नंबर ऑफ आइटम पता है दो या ज्यादा ग्रुप का, तो आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हो, और ये उसका फॉर्मूला है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
मेरिट्स क्या होते हैं मीन के? फटाफट इसको पढ़ लो आप सबको, क्या क्या मेरिट्स है मीन के। इजी टू अंडरस्टैंड, रिजिडली डिफाइन, एक्ट एज अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डेटा, इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हेल्पफुल होता है, कैरेक्टराइज्ड एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पॉइंट ऑफ बैलेंस। सैम्पलिंग मेथड में सिंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन। लिमिटेशन क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मीन को। ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन नहीं निकाल सकते, बहुत मुश्किल होता है मीन एक्यूरेसी से निकालना। सपोज अगर मैं इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ किसी की और मेरे ओपन एंडेड क्लासेस हैं, तो उस केस में एरर आ सकता है। क्वालिटेटिव चीजों में मीन नहीं निकलता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस। कभी भी आप आंसर लिखो तो थोड़ा डिटेल में लिखो, आपको ऐसे सिंगल सिंगल लाइन नहीं लिखनी है, ढंग से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ऐसे शेप होता है, इसका मतलब स्टार्टिंग में हाई वैल्यू है, फिर लो वैल्यू है, फिर अगेन हाई वैल्यू है। तो इस केस में जो है आपका, हाँ, mean is not a very good measure. Mean does not lead a life of its own. For example, अगर आपने मीन निकाला है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4.8 है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक फैमिली होगी जिनके 4.8 चिल्ड्रन होंगे, तो 4.8 तो चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स द वैल्यू इज नॉट वेरी लॉजिकल। फॉर नॉन होमोजीनियस डेटा, नॉन होमोजीनियस का मतलब है कि इट इज नॉट सेम। अगर मैं कोई दो बिजनेसेस के बारे में बात करूं, सपोज आई एम स्टडिंग द सेल्स ऑफ टू बिजनेसेस, तो ए की सेल्स देख रही हूँ पिछले 5 साल की, ये है, और बी की ये है, तो मैं इससे तो देख सकती हूँ कि बी बढ़िया कर रहा है, इसकी बढ़ रही है सेल, ए की लेकिन कम हो रही है, लेकिन दोनों का मीन बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। तो इन टाइप की सिचुएशंस में नॉन होमोजेनियस डेटा जब होता है, मीन कैन नॉट बी द परफेक्ट मेजर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इट गिव्स द एज इन ईयर्स ऑफ 800 पीपल और आपको निकालनी है मीडियन एज। तो ये वाला क्वेश्चन पहले तो आपको अरेंज करना है सही से। जो एग्जामिनर है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला निकालोगे, सिंपल आपका मीडियन एज निकल आएगी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, उसने आपको शफल करके दे दिया। तो 90% बच्चे तो ये शक्ल देख के ही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस आपको थोड़ी अरेंजिंग करनी है। तो ना तो बच्चे जिंदगी में अरेंजिंग करते हैं, ना अपनी लाइफ में अरेंजिंग करते हैं, और इस क्वेश्चन की भी अरेंजिंग को देख के घबरा जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको अरेंजिंग करनी है। सबसे पहले मैं इसको, मेरे को हॉरिजॉन्टल चीजें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसको ना लाइनों के अंदर एज इट इज, जो सेम क्वेश्चन है एज इट इज, मैं ऐसे ही इसको टेबल फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने टेबल फॉर्म के अंदर लिख लिया, इस क्वेश्चन को मेरे को दिया हुआ था एज और नंबर ऑफ पीपल, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एज जो है, इसको मैंने अरेंज कर दिया। मैंने कोई भी क्लास इंटरवल छेड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ देखा कि शुरू कहाँ से हो रहा है, 20 से हो रहा है। फर्स्ट में मैंने क्या देखा कि 20 से 25 सबसे पहला आ रहा है मेरे पास, 25, 25 से छोटा इधर कुछ भी नहीं है। मैंने 20 से 25 लिख दिया, और मैंने बिल्कुल ही सेम उसके सेम साथ में लिख दिया, ताकि मेरा कोई मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले 20 से 25 लिख दिया मैंने इधर, फिर मैंने देखा 20 से 30 इधर है, मैंने इधर लिख दिया, फिर देखा 35 भी है, लिख दिया जी। फिर बाकी सब भी मैंने फटाफट फटाफट लिख दिया, मैंने इसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब उसकी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ पीपल भी मैंने यहाँ से देख देख के लिख लिए। अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है, अभी तक मैंने सिर्फ इसको थोड़ी सुंदर तरीके से अरेंजिंग करी है। अब मैं बनाऊंगी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कैसे बनेंगे? इसके अंदर जो इंटरवल दिए हुए हैं, वो आपको दिया हुआ है अप टू 25, अप टू 30, अप टू 35, अप टू 40। मैं इसको अलग अलग करके लिखूंगी। तो फर्स्ट वाला तो एज इट इज जाएगा 20 से 25। सेकंड वाला कहाँ से? 20 से दिया हुआ है इसने, मैं इसको तोड़ दूंगी और मैं 20 की जगह मैं आई विल राइट 25, क्योंकि मैंने फर्स्ट ऊपर 25 से एंड हो रहा है, तो ये नेक्स्ट 25 से शुरू हो जाएगा 30 तक। 30 पे एंड हो रहा है, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। सारे इंटरवल मैं ऐसे लिख दूंगी, 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। मैंने इस इंटरवल को तोड़ तोड़ के लिख दिया,
ठीक है। और मुझे कैसे पता चला कितना लेना है इंटरवल? फर्स्ट वाले में 5 का था तो मैंने 5 से तोड़-तोड़ के लिख दिया और मेरा इक्वल ही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आ रहा रो। ठीक है, अभी तक रो इक्वल ही है मेरी। अब मैं फ्रीक्वेंसी लिख दूंगी। आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जनरली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब आपको 20 से 25, 20 से 30, यानी 30 तक के 120 लोग हैं। तो ये आपको दी हुई है क्यूमुलेटिव। आपको इसमें निकालनी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालेगी कैसे? फर्स्ट वाले की तो 50 हो गई, सेकंड वाले में 120 में 50 भी है और 25 से 30 वाले लोग भी हैं, तो माइनस करते चले जाओ। 120 में से 50 गए, कितना आया? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने साथ में कॉपी पेन लेके चलो और साथ साथ कैलकुलेट करो। एग्जाम में बहुत थोड़े से दिन बच गए हैं एंड यू शुड नो कैलकुलेशन कैसे करनी है। हाथ चलेगा नहीं तो एग्जाम में। 120 में से 50 गए तो यहाँ पे आ गया 70। अब 220 में से कितने जाएंगे? 120। कितना आ गया? 100। 400 में से 220 गए, 180। ठीक है, ऊपर वाले में से माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लास्ट वाला क्या आएगा? 800 माइनस 740, आपका आ गया 60। मैंने अभी तक क्वेश्चन शुरू नहीं करा है, मैंने बस अरेंजिंग करी है, क्लास इंटरवल सही से लिखा है, फ्रीक्वेंसी सही से लिखी है। ठीक है, साफ सफाई हो गई। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हम लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन के फॉर्मूले के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन पोजीशन। जो मीडियन क्लास होती है वो निकालनी है। कैसे निकालेंगे? n/2 से निकलती है। n/2 इज व्हाट? 800 है हमारा n। लास्ट वाला जो नंबर होता है क्यूमुलेटिव वाले का वो n होता है, और नहीं तो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। n/2 आ गया आपका 400। अब आपको इस 400 को ढूंढना है। किस में ढूंढोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढोगे। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। ठीक है। ये वाला जो कॉलम है इसको तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था कॉलम। इसका आप कोई काम नहीं है। जो आपके मेन कॉलम है वो ये 3 कॉलम है। अब क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF। ठीक है, तो इस कॉलम को भूल जाओ बिल्कुल। अब आपको जो ढूंढना है, 400 ढूंढना है, तो 400 मुझे दिख गया यहाँ पे। किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? 35 के 40 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये मेरी हो गई क्लास इंटरवल, मीडियन क्लास। इससे मैं अपना फॉर्मूला सॉल्व करूंगी। मीडियन क्लास का फॉर्मूला बहुत इजी है। अगर आप लेम्बोर्गिनी को देखोगे, कभी भी मीडियन आपने निकालना हो, लेम्बोर्गिनी को याद कर लेना। कैसे याद करेंगे? आपको लेम्बोर्गिनी में कहीं जाना है, ठीक है, और आपने आधा रास्ता तय कर लिया, ठीक है, माइनस किसी ने पहले से ही आपका जो फ्यूल है वो यूज कर रखा है कार में, तो पहले से जो फ्यूल यूज कर रखा है वो माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल फ्यूल कितना है इनटू कितनी बारी आप हॉर्न मार रहे हो। वेरी सिंपल। लैम्बोर्गिनी में आप कहीं जा रहे हो, आधा रास्ता आपने कवर कर लिया है, माइनस फ्यूल आपकी गाड़ी में पहले से यूज हो चुका है, किसी ने पहले से यूज कर लिया है, डिवाइडेड बाय टोटल फ्यूल टैंक में कितना है इनटू आप हॉर्न कितनी ड्यूरेशन में बजा रहे हो। ठीक है। एल यहाँ पे क्या आता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ऑफ व्हाट? ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमारी क्या थी? 35 से 40 थी मीडियन क्लास, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 35 प्लस n/2 हमने निकाला था 400, माइनस CF पहले से यूज कर रखा है। CF का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले से किसी ने यूज कर रखा है, कितना कर रखा है? इसकी पहली वाली क्लास में जाओ और उसकी क्यूमुलेटिव देखो, 220 यूज कर रखा है, तो 220 माइनस कर दो, डिवाइडेड बाय हमारे फ्यूल टैंक में कितना है? फ्यूल टैंक की बात हो रही है। हमारे में सिर्फ 180 है। फ्रीक्वेंसी देखोगे, F मतलब फ्रीक्वेंसी, 180 इनटू हॉर्न कितनी ड्यूरेशन में बजा रहे हो आप? हॉर्न ड्यूरेशन मतलब आपकी क्लास इंटरवल की क्या वो है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ योर क्लास। 5 का डिफरेंस है तो H हो गया आपका 5। ठीक है, लेम्बोर्गिनी के साथ साथ आपको मीडियन का भी फॉर्मूला आ गया, लेम्बोर्गिनी भी दिख गई, और ये आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए। इसको सॉल्व करना आपको नहीं आता, आप हाथ से प्लीज सॉल्व करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा 40। 40 इज द मीडियन। मीडियन बट मीडियन एज। ठीक है, 40 इज द मीडियन एज।
Please solve it with hand because even in this calculation a lot of students do mistake और उनका सब सही होता है, बस लास्ट का आंसर गलत होता है. The mean of 5 observation is 4.4 and variance is 8.24. If 3 of 5 observation are 1, 2 and 6, find the other 2. Again 4 marks के अंदर आ रखा है ये. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको दो इक्वेशन बनानी है और उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है. Let the two unknown observation be A and B. आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है मीन 4.4. तो सबसे पहले तो आप लगाओगे मीन का फॉर्मूला. मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन x अपॉन n. इसमें आप सारे नंबरों को प्लस करते हो और कितने नंबर टोटल दिए हुए हैं आपको? 5 नंबर दिए हुए हैं. आपने कर दिया 1 + 2 + 6 + a + b डिवाइडेड बाय 5. 9 + a + b डिवाइडेड बाय 5. ये 5 उधर चला गया तो ये आ गया 44. 4.4 × 5 इज इक्वल टू 9 + a + b. आपके पास इक्वेशन बन के आ गई a + b इज इक्वल टू 13. ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओगे आप. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएंस का एक तो सिंबल ध्यान से रखो, ऐसे बनता है वेरिएंस का सिंबल. न होता है हिंदी के अंदर, न बिना डंडी के कर दोगे तो वो हो जाएगा आपका वेरिएंस का सिंबल. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर द मीन वाला फॉर्मूला. इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो वाला. वेरिएंस को बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज समेशन ऑफ xi² बाय n माइनस मीन का होल स्क्वायर. तो मीन का होल स्क्वायर, मीन आपको दिया हुआ है 4.4 का होल स्क्वायर हो गया. और xi² क्या होता है? इट इज द स्क्वायर ऑफ ऑल द वैल्यूज. सारी वैल्यूज का स्क्वायर. अब सारी वैल्यू तो हमको पता नहीं, हमको कौन सी पता है? ये वाली. तो ये देखो जी, यहाँ पे मैंने सब वैल्यूज का स्क्वायर करके लिख दिया. 1² 2² 6², ये आपको क्वेश्चन में गिवन था. और a और b हमें नहीं पता, तो a² b² भी हमने लिख दिया. ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी. मैंने 4.4 स्क्वायर का मैंने करा है स्क्वायर कर दिया. इसको इसको एज इट इज रख दिया. देन इसको मैं इधर ले गई, ये यहाँ रहा. देन 5 उधर चला गया. कुल मिला के इक्वेशन आ गई मेरे पास a² + b² इज 97. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास. एक आ गई क्वाड्रेटिक में और एक आ गई नॉर्मल में. अगर मेरे पास दोनों a + b फॉर्म में आती, मैं माइनस करके सॉल्व कर देती. बट ये स्क्वायर वाली इक्वेशन है. स्क्वायर वाली इक्वेशन के अंदर हमेशा आप वैल्यू पुट करते हो. तो आप वैल्यू पुट कर दोगे. किसकी वैल्यू पुट करोगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन को ध्यान से देखोगे. 13 - b आपने नोट कर लिया, a है. अब ये 13 - b आप इसके अंदर डाल दोगे a की वैल्यू. यहाँ पे मैंने इसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया. 13 - b² + b² इज इक्वल टू 97. इस 13 - b होल स्क्वायर को मैंने ओपन करा. क्या होता है? a - b होल स्क्वायर a² माइनस 2ab + b². दिस इज 13 का स्क्वायर माइनस 2 × 13b + b². ये आपका बचपन का फॉर्मूला है. इसको आगे सॉल्व करूंगी मैं एंड आई विल गेट द फाइनल इक्वेशन 97. ये 97 इक्वल हमको पता है, इधर है 97. 97 को हम उधर लेके गए तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आ गई. इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया. b² माइनस 13b + 36 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? 36 नंबर आपको देखना है. 36 मल्टीप्लाई करके 36 आए और प्लस माइनस करके 13 आए. ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं. तो 36 मल्टीप्लाई करके 36 आए, प्लस माइनस करके 13 आए. 9 × 4 इज 36. 9 4 is 36 और 9 + 4 इज 13. तो आपको इस तरीके से नंबरों को अरेंज करना है. तो इसके क्या फैक्टर हो गए? इसको ऐसे लिखते हैं. b² माइनस 9b माइनस 4b प्लस 36 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे b कॉमन आ गया. b - 9 और यहाँ पे -4 कॉमन आ गया. b - 9 इज इक्वल टू 0. तो b आपका आ गया 4 और 9. b 4 हो गया या 9 हो गया? ठीक है, अगर b 4 है तो a आप इसके अंदर पुट करके निकाल लोगे. यहाँ से
पुट किया मैंने, A9 आ गया या B9 है, A4 आ गया, तो जो 2 नंबर बचे हुए होंगे वो होंगे या तो 4 या तो 9। If the standard deviation of a series is 7.5, find the most likely value of mean deviation. This is very simple. इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में क्या रिलेशनशिप है। तो मीन डेविएशन इज 4/5 times of standard deviation. Mean deviation is 4/5 times of standard deviation. तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको 4/5 से मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरा मीन डेविएशन आ गया 6। वेरी सिंपल। ये 4 नंबर तो बिल्कुल फ्री के नंबर है। For a group of 50 male workers, the mean and standard deviation of their weekly wages are 63, 9 फीमेल वर्कर का इतना है। सबसे पहले इस सेंटेंसेस को आप पॉइंटर्स के अंदर लिखेंगे और उसका नामकरण करेंगे। नंबर ऑफ वर्कर आपको 2 ग्रुप दिए हुए हैं, तो पहले वाले को N1 कर दो 50, मीन सैलरी X1 कर दो 63, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आपका 9 आ गया। सेकंड ग्रुप का भी आप सुंदर तरीके से लिख लोगे। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, मैंने बस सुंदर तरीके से इसको लिखा है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला इस पे लगेगा, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लगेगा। आपको निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस का अंडर रूट करोगे आप तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? N1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस N2 सेकेंड वाले का प्लस डेविएशन 2 का स्क्वायर। जो D1 और D2 है, यहाँ पे D1 क्या है? मीन 1 माइनस कंबाइंड मीन, मीन 2 माइनस कंबाइंड मीन, यानी कंबाइंड मीन से जो डिफरेंस है वो लिया हुआ है। तो इसके लिए बेसिकली मुझे पहले तो कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा। कंबाइंड मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला वी ऑलरेडी डिड, N1 x1 प्लस N2 x2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, आपने ऊपर लिखी होंगी वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ वर्कर को मीन से, और नीचे दोनों के नंबर ऑफ वर्कर प्लस कर दोगे 50 और 40, या आपका 59 रुपीज बहुत इजीली निकल जाएगा कंबाइंड मीन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का देख लो, मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं। कंबाइंड मीन आपका आ गया है 59, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देख लो। N1 आपका कितना है? 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 9 9 81 प्लस डेविएशन 1 का स्क्वायर। डेविएशन 1 कैसे निकलेगा? मीन कितना है इसका? 63 माइनस 59, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे ही आपको दूसरी वैल्यू भी निकालनी है, बहुत ध्यान ध्यान से। डेविएशन अलग से भी निकाल के रख सकते हो आप, सो दैट इट इज इजी। यहाँ पे आपका 9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 40 आ गया आपका N2, 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। You will solve this, you will get 81. Now most of the students leave their answer at 81. 81 is not the correct answer because this is, ये स्क्वायर हो रखा है, मतलब ये वेरिएंस है। आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। आप उसका अंडर रूट करोगे एंड 9 विल बी द करेक्ट आंसर। पेपर में करके आओगे, आपको लगेगा कि आपने तो सब सही करा है, आपका तो सब सही है, लेकिन असलियत में आपका गलत हो रहा होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा कटते हैं। वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू। अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लेके आ सकते हो, बट प्लीज पेन पेपर के बिना ये वीडियो देखना वेस्ट है विदाउट प्रैक्टिस, बिकॉज मैथ्स एंड स्टैट्स एंड एवरीथिंग दैट इज वेस्ट। सो पेन पेपर लेके जरूर बैठो। Find the probability of getting the sum of 9 or 11 in a single throw of 2 dice. 2 डाइस की सैंपल स्पेस अगर आपको नहीं पता, यू शुड नो। कभी भी 2 डाइस फेंकते हैं, 6 इंटू 6 36 आउटकम आते हैं हमारे पास, और ये हमारा जो है सैंपल स्पेस है 2 डाइस थ्रो करने का। ठीक है, इसको अगर आपको मेंशन करना है क्वेश्चन में तो आप कर सकते हो। सीधा आउटकम मेंशन करना है, अगर आपको लर्न है आउटकम सीधा के सीधा आप कर पा रहे हो तो सीधा के सीधा आउटकम आपको लिखने हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप डायरेक्ट नंबर बिल्कुल नहीं लिखोगे कि सिंपली आपने 4 लिख दिया एंड आंसर लिख दिया। आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है इसके अंदर।
ठीक है, तो 6/6 36 पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या आ सकता है? दोनों में 1 आएगा, पहले में 1 दूसरे में 2। फर्स्ट रो में सब में पहले में 1 ले लिया, दूसरे में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके हम सैंपल स्पेस को बनाते हैं। टोटल आउटकम हमको क्या चाहिए? 9 और 11। और की बात जब भी आती है प्रोबेबिलिटी में, जब भी मैं और वर्ड यूज कर रही हूं, इसका मतलब मैं करूंगी प्लस। और अगर मैं एंड वर्ड यूज कर रही हूँ कहीं पे, मतलब मैं करूंगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ और यूज हुआ है, इसका मतलब दोनों आउटकम को मुझे प्लस करना है। और प्लस करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है, अगर उन दोनों में कुछ कॉमन चीज है तो वो मुझे माइनस करनी है। ठीक है, यानी 9 वाले प्लस करूंगी, 11 वाले प्लस करूंगी, माइनस 9 और 11 में जो कॉमन होंगे वो माइनस करूंगी। 9 और 11 कॉमन तो हो ही नहीं सकते, बाय थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल यूनिक कॉम्बिनेशन है, कॉमन नहीं है इसके अंदर। तो मैंने पहले 9 के लिख लिए, 3 6 4 5 5 4 6 3। ये चार आउटकम मेरे 9 के आ गए। फिर मैंने 11 के लिख लिया, 5 6 और 6 5, ये दो 11 के आ गए एंड दे आर नॉट कॉमन, ऑल आर यूनिक। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं इसको। दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9, सम 9 क्या है? नंबर ऑफ आउटकम फॉर सम 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, 4 डिवाइड बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 11 क्या हुआ? 2 डिवाइडेड बाय 36। आपको ऐसे पूरी पूरी सेंटेंस लिखनी है। Then you will plus the probability 4 by 36 plus 2 by 36, 6 by 36 which is 1 by 6। 1 by 6 भी छोड़ सकते हो आंसर। इसको आगे आप पॉइंट्स में करना चाहो तो पॉइंट में भी कर सकते हो आप, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो। दिस इज ऑल्सो वैलिड। From a set of 17 cards numbered 1 to 17, one is drawn at random. Show that chance that its number is divisible by 3 or 7 is 7 by 17। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ऑफ 17 कार्ड नंबर्ड 1 to 17, यानी 17 कार्ड है मेरे पास। उन कार्ड्स के ऊपर नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा हुआ है, 17 नंबर तक लिखा हुआ है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। वन वन ड्रॉ करा है रैंडम। वन ड्रॉ करा है मतलब नॉर्मल मेरा प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह नहीं लगेगा। शो दैट चांस इज 7/70। आपको यहाँ आंसर दिया हुआ है, आपको इस क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, बस इसमें नंबर्स चेंज हो गए हैं। उसमें क्या था? 9 था और 11 था, इसमें क्या है? 3 और 7, नंबर्स चेंज हो गए हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसे ही है। आपको क्या निकालना है? डिविजिबल बाय 3 और 7। तो डिविजिबल बाय 3 के नंबर्स आप लिख लो। कहाँ तक लिखोगे? 17 के नीचे नीचे वाले लिखोगे, क्योंकि 17 से ऊपर नहीं है कार्ड्स। तो 3 से डिविजिबल कौन है? 3 का टेबल चला दो। 3 6 9 12 15। 21 नहीं आएगा क्योंकि 21 17 से बड़ा हो गया। देन डिविजिबल बाय 7, 7 का टेबल चला दो। 7 14 21 अगेन यहाँ नहीं आएगा। और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 21 ही है, लेकिन हम 21 से नीचे की बात कर रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 17 से नीचे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें वही हम यहाँ पे और वर्ड आ गया तो हम कर रहे हैं प्लस। 5 + 2 - 0, 7 हो गया। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7 नंबर ऑफ आउटकम डिविजिबल बाय 3 और 7 डिवाइड बाय टोटल 7/17 मेरा आंसर आ गया। माय आंसर इज 7/17। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए हुए थे दोनों। ये भी 4 मार्क्स में आया हुआ था। अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर अ जॉब इन 2 फर्म X और Y। ठीक है, उसने 2 फर्म में जॉब के लिए अप्लाई करा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन फर्म X इज 0.7, बीइंग रिजेक्टेड इन फर्म Y इज 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड इज 0.6। सबसे पहले तो मैं इसको ना सही से लिख लेती हूँ। X को मैंने मान लिया, इवेंट दैट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन फर्म X। Y को मैंने मान लिया, इवेंट दैट स्टूडेंट इज सिलेक्टेड इन फर्म Y। हमको क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x दिया हुआ है हमको 0.7, सिलेक्टेड x की 0.7 और नॉन सिलेक्टेड y की 0.5। तो इसको मेरे को सिलेक्टेड y की निकालना होगा, तो 1 से माइनस करके 0.5 मेरे पास सिलेक्टेड y की प्रोबेबिलिटी आ गई। तीसरी की चीज क्या दी हुई है? प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन इज बीइंग रिजेक्टेड। एटलीस्ट वन रिजेक्टेड
मैं x और y दोनों को यूनियन करके दोनों x डैश यूनियन y डैश इक्वल टू 0.6 लिख दूंगी। ये मुझे गिवन है। प्रोबेबिलिटी के अंदर इस चीज को ऐसे लिखते हैं। रिजेक्टेड को डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पी वाई डैश लिखा था। अब रिजेक्टेड मतलब नेगेटिव चीज हो गई, तो x से भी रिजेक्टेड यूनियन y से भी रिजेक्टेड। We need to find the probability that he will be selected in one of the firm. किसी भी फर्म में वो सिलेक्ट हो जाए। जब भी एटलीस्ट की बात आती है वी हैव टू यूज यूनियन। ये हमने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में करा था। जहां भी एटलीस्ट वर्ड होता है मतलब आपको यूनियन वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो मतलब हमको क्या निकालना है, पी एक्स यूनियन वाई। पी एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला होता है पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसमें हमारे पास पी एक्स है, पी वाई है, ये चीज हमारे पास नहीं है। सो वी नीड टू फाइंड दिस थिंग, दिस टर्म वी नीड टू फाइंड। हाउ वी विल फाइंड दिस? हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डैश वाला है। ये क्या है, एटलीस्ट वन रिजेक्टेड। वन माइनस कर देंगे, हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू आ जाएगी। और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 0.6, 0.4 हमारी इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। 0.7 ये रहा, 0.5 यहाँ से आ गया और 0.4 हमने कैलकुलेट कर लिया। 0.8 इज द आंसर। अगर इसको परसेंटेज में करना हो तो 80%। ठीक है। Mean and standard deviation of binomial distribution are 20 and 4 respectively. Calculate NPQ. Binomial distribution भी आपका probability का part है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमको क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। मीन दिया हुआ है 20। ये जो साइन है, इस साइन को U और नीचे से डंडा, इसको मीन बोलते हैं। इस साइन को हम मीन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन न, आ की मात्रा नहीं लगाई हुई। और मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया। 20 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा है। नाउ आई विल राइट द फॉर्मूलाज दैट आई नो अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट यू शुड नो अबाउट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला आपको लर्न होने चाहिए। क्या लर्न होना चाहिए आपको? म्यू इज इक्वल टू एनपी और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू एनपीक्यू। दो फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या है, एनपीक्यू। तो मीन क्या हो गया आपका, और यहाँ पे आपका जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें आपकी दो प्रोबेबिलिटी आती है, प्रोबेबिलिटी पी और क्यू। और पी और क्यू का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी होती है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। पी क्यू का सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे हमने ये भी लिख लिया, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये भी हमने लिख लिया, ठीक है। नाउ हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन गिवन है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, 20 पुट कर दिया एनपी को। ये वाला फॉर्मूला ये हमको गिवन है, 4 गिवन है, तो वी कैन डू स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 पुट कर दिया हमने, एनपीक्यू इज 16। ये दोनों इक्वेशन आ गई आपस में, इसको आप सॉल्व करो, निकल के आ जाएगा आपके पास Q 4/5। Q निकल के आ गया तो P भी निकल के आ जाएगा, 1 माइनस 4/5। कितना हो गया ये, 5 में से 1 गए, 5 में से 4 गए 1, 1/5 हो गया ये P। आपके पास P आ गया, आपके पास Q आ गया। ये दो चीजें आ गई मेरे पास N रह गया। N भी निकालना था मुझे क्वेश्चन के अंदर। N कैसे निकालेंगे, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, NPQ वाला ही। इसमें मुझे P पता है, 20 गिवन है, तो N इंटू P पता है मुझे, 1/5 इज इक्वल टू 20। N क्या हो गया, 20 इंटू 5 100। N मेरा हो गया 100। तो इसका आंसर क्या निकला, N हो गया 100, P है मेरा 1/5, Q है मेरा 4/5। दैट इज द आंसर। कंपनी मेक्स इलेक्ट्रिक टॉयज।
The probability that electric toy is defected is 0.01. What is the probability that shipment of 300 toys will contain exactly 5 defective toys? इसमें आपको हिंट दिया हुआ है यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको हिंट नहीं दिया हुआ तो आपको कैसे पता चलेगा यूज करना है? यू विल यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ओनली व्हेन n इज लार्ज एंड p इज वेरी स्मॉल। n कितना है? 300। p कितना है? 0.01। एनपी कितना आ रहा है? 3। 10 या 20 से नीचे होगा तो आपको पॉइजन यूज करना है, अगर नहीं दिया हुआ ऐसे आप पता लगाओगे। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, आगे हम देखते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का आपका जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, p x इक्वल टू k इज इक्वल टू, ये थोड़ा छोटा हो गया, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। अब यहाँ पे e जो है आपको लर्न कर लेना है, e क्या है? 2.72। यू हैव टू लर्न दिस वैल्यू। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज np। लैम्डा इज इक्वल टू np। k क्या है? k इज द नंबर ऑफ अकरेंस वी आर इंटरेस्टेड इन। इस क्वेश्चन में k क्या है? 5 डिफेक्टिव टॉयज, तो k मेरा 5 हो गया। नाउ आई विल जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने पुट कर दी माइनस लैम्डा, क्या निकला मेरा? n इंटू पी। n क्या है? 300 था और p है 0.01, तो ये लैम्डा क्या हो गया? 3। ठीक है, यहाँ निकाला हुआ है मैंने, k मेरा 5 है। सारी वैल्यूज पुट करके मैं निकालूंगी। नाउ कैलकुलेटर की टिप आपको सिखाई थी मैंने, फिर से बता रही हूँ। अगर कभी भी आपको पावर्स कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले e की पावर -3। ठीक है, e की पावर -3 का क्या मतलब है? यू हैव टू कैलकुलेट विच नंबर? यू हैव टू कैलकुलेट 2.72 की पावर -3। ये इक्वल टू होता है 1/2.72 की पावर 3। 1 में हो जाता है। दिस इज बेसिक मैथ्स, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द क्यूब ऑफ 2.72। इसको कैलकुलेटर में कैसे करोगे आप? आपने 2.72 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का बटन दबाया और इक्वल टू का बटन दबाया 2 बारी। क्यूब निकालना है, मल्टीप्लाई का बटन 1 बारी, इक्वल टू का बटन 2 बारी। ठीक है, आपके पास ये नंबर आ गया। नाउ यू विल डू 1 डिवाइडेड बाय दिस, तो ये आपका वैल्यू आ गई। ये किस चीज की वैल्यू है? e की पावर -3 की वैल्यू आई है ये। 3 की पावर 5 आपको कैलकुलेटर में निकालना है। आप कैसे निकालोगे? 3 लिखोगे, उसमें मल्टीप्लाई का बटन दबाओगे और इक्वल टू दबाओगे। कितनी बार? 1 2 3 4 बार। टू द पावर होता है 5, उससे एक कम बार हम इक्वल टू दबाते हैं। अगर मुझे सपोज निकालना है 76 टू द पावर 20, ठीक है, मुझे निकालना है, तो कैलकुलेटर में आई विल टाइप 76, आई विल टाइप 76, आई विल प्रेस इक्वल टू, सॉरी, आई विल प्रेस मल्टीप्लाई एंड देन आई विल प्रेस इक्वल टू। कितनी बार? 19 टाइम्स काउंट करके मैं इक्वल टू प्रेस करती रहूंगी। ठीक है, 19 टाइम्स, तो ये मेरा आ जाएगा। तो जो भी पावर के क्वेश्चन है आप इजीली कैलकुलेटर से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। फटाफट आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। देन जस्ट सॉल्व, जो भी आया आपका उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.10824। इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है दैट इज वेल एंड गुड, क्योंकि आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन प्रोबेबिलिटी। तो आगे आपका 10.8%। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की? एग्जैक्टली 5 डिफेक्टिव की 10.08%। Okay. In a normal distribution, 31% of items are under 45, 8% are over 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स के अंदर आया है। फॉर 4 मार्क्स दिस इज एक्चुअली लिटिल बिट ट्रिकी, बट ज्यादा मार्क्स के लिए भी आ सकता है, सो प्लीज पे अटेंशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है,
ये यू क्या है, ये यू को नीचे मैंने से डंडी मार दी, ये आपका मीन है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये आपका स्टैंडर्ड, ये आपका उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड नॉर्मल का। जो भी आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी यूज होगा सबसे पहले आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है, जेड वाला। इसके लिए यू हैव टू यूज द स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल। ये टेबल आपको एग्जाम में प्रोवाइड होगी, ठीक है, दिस टेबल विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन एग्जाम। नंबर 1 पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन में, 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कि अंडर 45 है कितनी, 31%। इसको मैं पॉइंट में लिख दूं, 0.31 प्रोबेबिलिटी है कि 45 से नीचे, ठीक है। अब 0.31 हम 0.5 से कंपेयर करते हैं। 0.5 से छोटा है ये, 0.5 से छोटा है, मीन्स हमारा जो जेड स्कोर होगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव, हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको जेड स्कोर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला दिया हुआ है लेकिन हम टेबल से कैलकुलेट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, एक चीज मिसिंग है, ठीक है। पेपर के अंदर मोस्टली आपको ये वाली टेबल दी जाएगी लेकिन हो सकता है ये ऊपर वाला पार्ट ना हो, ये वाला पार्ट ना हो, वो 1 से स्टार्ट हो रही हो या 0 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। ये वाला पार्ट ना हो, रेड वाला पार्ट ना हो, ये वाला तो हो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ऐसे लिखना है, इसको प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखना है कि अंडर 45 यानी लेस देन 45 दिया हुआ है 0.31, 0.31, 0.5 से छोटा है तो क्या करोगे, 1 माइनस कर दोगे, यहाँ ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस 0.31, कितना होता है ये, फटाफट कैलकुलेट करो, अगर साथ साथ कर रहे हो आप तो यू कैन यूज योर कैलकुलेटर, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अपना बढ़िया कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। पॉइंट, ये 1 माइनस 0.31, 0.69, 0.69 आ रहा है, ठीक है। इस वैल्यू को मुझे इस टेबल के अंदर ढूंढना है, बहुत ध्यान से देख रही हूँ मैं, यहाँ ये रही 6 वाली रो, 6 वाली रो दिख रही है मुझे, ये देखो ये रही 6 वाली रो, 0.65 दिख गया, 69 दिख गया, 69 भी बड़े सारे दिख गए, कौन से वाला लेना है, जो सबसे क्लोज है, तो ये वाला सबसे क्लोज है, 0.69146, ये वाला सबसे क्लोज है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू क्या हो गई, आप सबसे पहले लेफ्ट वाली लिखोगे 0.5 और ऊपर क्या है 0.00, तो मतलब 0, 0, ठीक है। तो कितनी हो गई 0.5, और नेगेटिव मैंने बोला था तो माइनस लगा दो। जेड वैल्यू ऐसे निकालते हैं टेबल से। नाउ यू विल पुट दिस इनटू फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला क्या था दोबारा से पढ़ते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स यहाँ पे क्या है आपका, जो आपको दिया हुआ है 45, वो आपका एक्स होगा, तो ये माइनस 0.50 हमने अभी वैल्यू निकाली, एक्स हमारा 45 है, माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको म्यू भी नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हुआ, तो ये इक्वेशन एज इट इज इसको छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चीज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, 8% ऑफ द आइटम्स आर ओवर 64। कभी भी आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमेशा वैल्यू ढूंढोगे अंडर वाली, ठीक है, क्योंकि हमको जो एरिया अंडर द कर्व का आपको फॉर्मूला दिया जाता है ये, तो ओवर को आप पहले अंडर में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, ओवर 64 अगर 8% आइटम है, फर्स्ट यू विल कैलकुलेट कि अंडर 64 कितनी है, यू विल डू 1 माइनस यानी 0.92 आर अंडर 64, ठीक है। 0.92 0.5 से बड़ा है तो पॉजिटिव साइन आएगा जेड का, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0.92 जो है आपको इजीली इसके अंदर दिख जाएगा, और ये क्योंकि 0.5 से बड़ा है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है।
अब इस टेबल में आई विल ट्राई टू फाइंड वेयर इज 0.92। ये दिख गया मुझे। आपको भी दिख जाएगा, यू जस्ट हैव टू डू सम मोर प्रैक्टिस। ये रहा 0.92073। आई थिंक दिस इज द क्लोजेस्ट। तो ये क्या वैल्यू निकली? 1.4 और इधर क्या है? 0.1। आई विल जस्ट ऐड 0.1 तो कितना हो गया? 1.41। अगेन z का फॉर्मूला फिर से रिपीट कर रही हूँ, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x इसमें क्या हो गया? 64 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। z की वैल्यू निकाली थी पॉजिटिव 1.41। यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन और ये भी आपकी इक्वेशन फॉर्म में ही आएगी। नाउ यू हैव टू अनसॉल्व्ड इक्वेशन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू। आपको क्या निकालना है? म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीजें निकालनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन ये आ गई। बच्चों वाला काम है, यू जस्ट हैव टू डू मिक्स एंड मैच। और इसमें ही बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, जिससे मुझे बहुत आता है गुस्सा। सो प्लीज सॉल्व दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली एंड फाइंड द आंसर। दोनों आंसर आपके पास आ जाएंगे। पॉइंट्स में सॉल्व करना, कैलकुलेटर भी आपके पास है, बस आपको हल्की बहुत कैलकुलेशन में ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज द सुपर इजी क्वेश्चन और सबसे हैरानी की बात होती है कि इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी सारी गलतियां निकलती हैं बच्चों की। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया क्या हुआ है? आपको दी हुई है रैंक। कई बार आपको क्वेश्चन में रैंक नहीं दी गई होती और बच्चे बिना दिमाग लगाए उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में कर देते हैं कन्वर्ट। उस केस में आपको मिक्स नहीं करने होते नंबर, आपको एज इट इज लिखने होते हैं और आपको देख देख के रैंक लिखनी होती है। अगर रैंक नहीं दी हुई तो नंबर आपको एज इट इज रखने होते हैं और उससे देख देख के आपको पहले रैंक निकालनी होती है और फिर डी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सुंदर करती हूँ मैं। सुंदर तरीके से मैंने लिख लिया। स्टूडेंट कितने दिए हुए हैं? 16 बच्चे हैं। स्टूडेंट मैंने लिख लिए। मैथ रैंक एज इट इज मैंने लिख ली, जो दी हुई थी मैंने चेंज नहीं करा। रैंक दी हुई है, एज इट इज रैंक लिख दी। अगर यहाँ पे मार्क्स दिए होते एज इट इज मैं मार्क्स लिख देती, क्योंकि मेरे को बस सुंदर बनाना है। एज इट इज मार्क्स लिख देती, इसके भी एज इट इज मार्क्स लिख देती, इसके भी एज इट इज मार्क्स लिख देती। फिर मैं रैंक का कॉलम अलग से बनाती, इधर रैंक रैंक करके बनाती और फिर मैं चेक करती एक एक का कि पहले बच्चे की क्या रैंक आई है। बच्चों का ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, यहाँ पे सेम आना चाहिए। रोल नंबर वाइज आप मान लो कि ये रोल नंबर वाइज है तो ये रोल नंबर वाइज ही रहेगा, आप इसको हिला नहीं सकते हो। ठीक है। सेंडिंग डिसेंडिंग में कन्वर्ट नहीं करना है, यहाँ कोई छेड़खानी नहीं करनी है रोज के ऊपर नीचे। रैंक कोरिलेशन में बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था इंटरनल में भी। सो यू हैव टू कैलकुलेट द डी। डी क्या है कि डिफरेंस क्या है रैंकिंग में, और डी स्क्वायर करना है। इस फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए? समेशन ऑफ डी स्क्वायर, यानी इस वैल्यू को टोटल करोगे आप तो जो टोटल आएगा यू नीड दैट। ठीक है। समेशन ऑफ डी स्क्वायर यू नीड क्या है इसका? ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर्व्ड सा पी। इसका सिंबल क्या है? ऐसे कर्व्ड सा पी इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर माइनस 1। एन क्या है आपका? 16 बच्चे हैं तो एन 16 हो गया। सिग्मा डी स्क्वायर आपका 136 आ गया। पुट द वैल्यूज यू विल गेट 0.8। सेकेंड क्वेश्चन, what does the value of coefficient obtained indicate? क्या इंडिकेट करता है ये? 0.8 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब जो बच्चा मैथ्स में अच्छा है वो स्टैट्स में भी अच्छा है। थर्ड, अगर आपको कार्ल पियर्सन की कोफिशिएंट कोरिलेशन मिलता तो क्या आपका रिजल्ट सेम होता? तो ये जो हमने निकाला रैंक कोरिलेशन, कभी भी आप यूज करते हो, दैट इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसका जो भी नाम है, ये 6 वाले का 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का, दिस इज स्पीयरमैन। ठीक है। रैंक में हमेशा स्पीयरमैन यूज होता है और दूसरे वाला आपका आता है कार्ल कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन को आर से डिनोट करते हैं और इसको ऐसे कर्व्ड पीस है। तो ये क्या बताता है? ये रियल नंबर का होता है। ठीक है। डेट इट टेल यू इफ नंबर गो अप और डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्पीयरमैन रैंक का होता है और ये बताता है ऑर्डर ऑफ थिंग गो अप या डाउन। अगर आपके पास रैंक है
यानी इन दिस क्वेश्चन वी हैड रैंक्स, तो हमारा एग्जैक्ट सेम आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन भी लिख दोगे कि इन दिस क्वेश्चन वी हैड रैंक्स, सो आवर आंसर विल बी सेम। ये अगर आपके नॉर्मल नंबर है, यानी आपको रैंक नहीं दी हुई, आप अपने आप से रैंक निकाल रहे हो, तो आपको अलग आंसर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इन दिस क्वेश्चन आपको रैंक दी हुई थी, तो आपके सेम आंसर आएंगे। इंडेक्स नंबर हमने 6 टाइप के कर रहे हैं, बड़े इजी हैं, सारे लर्न कर लेना, आसान, बहुत इजी है इंडेक्स नंबर। नाउ लेट्स कम टू रिग्रेशन इक्वेशन। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 3 पार्ट 12 नंबर का आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर, एंड यू विल जस्ट सी हाउ इजी इट इज। इसमें कुछ भी नहीं करना। तो रिग्रेशन इक्वेशन जो भी होती है आपकी दोनों लाइन की, वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है? मीन्स पर इंटरसेक्ट करती है। मीन्स ऑफ एक्स एंड वाई पर इंटरसेक्ट करती है। तो सबसे पहले आपको निकालना है मीन ऑफ एक्स एंड वाई। अगर ये दिया हुआ है, वेल एंड गुड। रिग्रेशन में नहीं दिया हुआ, आंखें बंद करके मीन ऑफ एक्स एंड वाई सबसे पहले निकाल लो, दो इक्वेशन देख के। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, नॉर्मल एलिमिनेशन से करना है, जैसे मर्जी से करना है। सो आप सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे। वाई आ गया 2.2, एक्स आ गया -5.6। एंड माइंडेड, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज मीन ऑफ एक्स, दिस इज मीन ऑफ वाई, क्योंकि ये रिग्रेशन लाइंस है आपकी। सो यू हैव टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट। y ऑन x के लिए आप ऊपर वाली इक्वेशन सपोज आपने ले ली, 4x + 7y + 7 = 0। सारे y को आप लेफ्ट में रखोगे और बाकी सब चीजों को राइट में रख दोगे। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, y = -4/7x। तो आपका कोफिशिएंट क्या हुआ? y ऑन x वाले को क्या लिखते हैं? b, और ऐसे छोटा सा yx लिख देते हैं। कितना हुआ? -4/7। कोफिशिएंट मतलब इसका स्लोप। एक्स ऑन वाई करना है, सेकेंड इक्वेशन उठा ली, सिर्फ एक्स वालों को इधर रखा, एक्स को अकेला कर दिया आपने, और आपके पे ये इक्वेशन आ गई। इसका स्लोप क्या है? यानी वाई के साथ जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा वो आपका हो जाएगा bxy। ठीक है, -4/3 ये आ रहा है इसके साथ में चिपक के, तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला इन रिग्रेशन इज r = √byx into by। आपका निकल गया, ये आ गया -4/7 -4/3 √। आप यहाँ साइन ना लिखो तो ज्यादा बेटर है, अंदर साइन मत ही लिखो आप, साइन एंड में लिखना। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 0.873। नाउ इसका साइन कैसे डिसाइड होता है? आप ध्यान से देखो, आपके इस कोफिशिएंट का जो साइन है दैट इज नेगेटिव, आपके इस कोफिशिएंट का साइन है दैट इज नेगेटिव, सो योर आर साइन विल आल्सो बी नेगेटिव। तीनों के साइन सेम होने चाहिए। What are index number? Explain any two method of constructing index number with example, again in 12 marks. So index number is actually your easiest chapter, and you should not skip index number at all. Index number is defined as a special average which help in comparison of level of magnitude of group of related variable under two or more situation. It is a series of number devised to measure changes over a specific time period. Time period may be daily, weekly, monthly, yearly or any other time period. ठीक है? Each number is a pure number. It does not have any unit. It is calculated from a predetermined formula. Regular time पे calculate होता है, chronological series में। ठीक है, बेस पीरियड को रेफरेंस में रखते हुए होता है। इसके यूजेस भी आप लिख देना। It is used to measure and track changes in various economic वेरिएबल, जैसे प्राइस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया। स्टैंडर्डाइज वे है ये टू कंपेयर द चेंजेस। की यूजेस क्या है? ट्रैक्स द इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इट मेजर द चेंज इन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए हेल्प होता है, जो हमारा सीपीआई हो गया। अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स, फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, etc etc. These are some more in case you want to read them.
टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, हमने क्लास में 6 मेथड करे थे, 6 फॉर्मूले करे थे। बहुत इजी फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले करा रही हूँ मैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको लर्न करने हैं, अपने आप से लर्न करने हैं। ठीक है, मतलब लर्न क्या करना है आपको, पेपर में अगर लिखने को आएगा एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना है। क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ था, देयर इज नो नीड टू लर्न एनीथिंग, जस्ट दी फॉर्मूला। तो इसके अंदर भी बड़े सारे बच्चे इतनी मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं खुद से, क्योंकि कैलकुलेट कभी करा नहीं होता। अभी भी आई डोंट नो इफ यू आर टेकिंग कॉपी एंड पेन और नॉट। सो दिस फर्स्ट इज लास्ट मेथड। लास्ट मेथड क्या है? इट यूजेस द बेस ईयर क्वांटिटी एज वेट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग है फिक्स बास्केट के ऊपर, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, समेशन P1Q0 divided by summation P0Q0। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला लास्ट है, जिसमें आपका जो बेस है दैट इज 0000, मतलब ये बेस ईयर को हम 0Q0 वगैरह लिखते हैं। P1 is the current year price, P0 is the base year price. So I made this example। आपने मन से भी बना सकते हो एग्जाम्पल, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही लर्न करो आप। यू विल शो दिस एग्जाम्पल। फिर P, ये कैसे कैलकुलेट होता है? P1Q0 को मल्टीप्लाई करो, क्या मैंने मल्टीप्लाई करा और इसका जो समेशन लिया 1025 इज द वैल्यू। ये कैसे कैलकुलेट होता है? P0 into Q0, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, इन दोनों को। ठीक है, तो ये आया मेरे पास, जो इसका समेशन हुआ दैट इज माय आंसर। ये चीज बहुत बच्चों ने गलत लिखी हुई थी, इसको सम कर रहे थे, पता नहीं क्यों। ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, इसमें भी मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। सेकंड आपका है पैशे। पैशे का भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला है, सिर्फ क्या फर्क है, वहां 0 था, यहाँ 1 कर दो, बस एक नंबर का फर्क है, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला अपने मन से बना लोगे आप, ठीक है, जो जो आपको चाहिए। P1 P0 Q1, ये 3 कॉलम आपने लिख लिया अपने मन से, कुछ भी लिख लिया इसके अंदर। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है वो आपने दिखा दिया। अच्छा, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? 132 आया है, तो यानी 100 से आप मैच करके देखोगे कितना ऊपर आया है। बेस आपका 100 होता है इंडेक्स नंबर में, 100 से आप मैच करके देखोगे, इसका मतलब प्राइसेस हैव इंक्रीज 32.0% सिंस द बेस ईयर, सिंस द बेस ईयर प्राइसेस। Straight line trend, using the least square method we have to fix the uh, fit a straight line trend। ठीक है, इसके अंदर एंड में आई विल गिव यू अ फॉर्मूला टिप एज वेल। वीडियो काफी लंबी हो गई है, होप यू आर वाचिंग टिल द एंड। सो इस बहुत इजी है, ये वाले क्वेश्चंस हमने क्लास में बोर्ड पे करे थे। द ईयर इज गिवन, सबसे पहले क्या करूंगी मैं, आई वांट, या प्रिटी, सो विल अरेंज द डेटा इनटू अ प्रिटी टेबल। मैंने कुछ नहीं, ईयर और वाई लिखा है अभी, और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल कैलकुलेट एक्स। एक्स कैसे कैलकुलेट होता है? ओरिजिन से कैलकुलेट होता है। ओरिजिन कैसे आप सेलेक्ट करते हो? कोई भी बीच का ईयर उठा लो, सपोज आई पिक 2000। 2000 पे मैं 0 मार्क कर दूंगी। बाकी प्रीसीडिंग ईयर में मैं माइनस करती जाऊंगी। 1999, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 1 2 3 4, सिंपल। Then I will calculate x square, 4 का square 16, 9 4 1 0, 1 4 9 16, x into y, this is x, this is y, this will be minus 16 and so on। ये तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। ठीक है, ये हमको चाहिए किस लिए? हमको क्या चाहिए? वी हैव टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, वी नीड अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। हमको ये इक्वेशन बनानी है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस इक्वेशन के लिए हमको क्या चाहिए? ए चाहिए। ए का फॉर्मूला क्या है? समेशन वाई बाय एन। पी का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। एन क्या है आपका? नंबर। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एन आपका 9 दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग। तो आपने ये कैलकुलेट करा, क्या कैलकुलेट करा? समेशन वाई, यानी ये वाला। एन आपका 9 था, 90/9 हो गया 10। बीटा आपने कैलकुलेट करा, एक्स वाई का समेशन, यानी ये वाला वैल्यू जो आएगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये वाला वैल्यू जो आएगा।
1.467। आपने ए और बी की वैल्यू उसमें लिख दी। दिस इज योर फाइनल ट्रेंड लाइन इक्वेशन। एंड ऑफ क्वेश्चन। ये इतना सा आपका 12 नंबर का था। इसमें कई बार अब पार्ट्स भी आने लग गए हैं बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग टफ। सो अगर आपसे वो पूछे, सपोज आपसे वो पूछे 2008 का बताओ क्या ट्रेंड लाइन है, 2008 का क्या होगा, व्हाट विल बी द वाई ऑफ 2008। अब आप बोलोगे 2008 तो है ही नहीं, तो आप बना लो, नहीं है तो कैसे बनाओगे। 2008 अगर मुझे बनाना है, 2007, 2006, 2005, 2004, आई नीड द एक्स। ठीक है, 2004 का एक्स मुझे पता है 4 है, तो ये 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 2008 का एक्स हो गया 8। नाउ आई विल राइट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ईयर। यहाँ पे जो है x का वैल्यू मैं 8 लिख दूंगी ईयर के टर्म में। तो ये हो गया y इक्वल टू 10 प्लस 1.467 इंटू 8। दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ y। वाई यहाँ पे अगर आपका कुछ भी होता है, सपोज सेल्स लिखा होता है या प्रोडक्शन लिखा होता है और वो बोलता है कि आप बताओ 2018 में क्या होगा, तो ऐसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहले एक्स कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका एक्स आएगा, ओरिजिन वगैरह चेंज नहीं होगा, ओरिजिन आपका सेम ही रहेगा इधर। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप ट्रेंड लाइन इक्वेशन में डाल दोगे और वो आपकी उस साल की सेल हो जाएगी। अगर आपने ऊपर का कैलकुलेट करना है, सपोज 1994 हो गया, तो उस केस में आपका एक्स -3, 95 का -3 है, ये -4, तो -4 पुट कर दोगे यहाँ पे एंड देन यू विल कैलकुलेट। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में नहीं था, बट दिस कैन कम इन योर लेटर क्वेश्चन। सो विद दिस वी एंड विद द वीडियो। ओह, आई फॉरगॉट कि इसका एक थोड़ा लर्निंग का स्टोरी टाइप बनाई थी मैंने। कि कोई विलेज है, उसमें एक बंदा है ध्रुव, वो डोमिनोज की पिज्जा हर साल डिलीवर कर रहा है। ठीक है, उसको जानना है कि उसने कितने पिज्जा डिलीवर करे, कैसे सेल बढ़ रही है, उसको जानना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट उसने बेस डिमांड रखा, पिज्जा सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसने ए रखा, पिज्जा सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। फिर उसने कहा कि यार अब मैं चेक करता हूँ कि कितनी बढ़ रही है, सो आई विल कैलकुलेट द ग्रोथ रेट कि हाउ मेनी इयर्स में मेरी सेल कैसे बढ़ी है। दिस इज जस्ट लाइक अ लिटिल थिंग इफ यू कैन रिमेम्बर। देन उसको प्रिडिक्ट करना है सेल, एवरेज सेल प्लस कितना उसका सेल बढ़ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी टॉपिक्स करेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में हेल्प चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एंड कीप enjoying watching these videos. Bye bye, all the best.